हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विश्व भर में प्रख्यात हैं, इसलिए आज हम महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य भाषा के महान कवि और नाटककार थे। महाकवि कालिदास को जो है वो संस्कृत साहित्य का और भाषा का और नाटककार के रूप में विश्व भर में स्थान दिया गया है। कालिदास सबसे विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो महाकवि कालिदास का सबसे विख्यात नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व भर में विख्यात है। अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। इसके अतिरिक्त कालिदास का एक दूत काव्य मेघदूत भी बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास का एक काव्य है दूत काव्य, जो कि मेघदूत है, वो भी विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि कालिदास वैदर्भी वृत्ति के कवि हैं, उनका साहित्य में प्रधान रस श्रृंगार है। कालिदास ने अक्सर श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उन्होंने श्रृंगार रस को महत्व दिया है। कालिदास का परिचय पढ़ेंगे। कालिदास के जन्म के बारे में काफ़ी विवाद है। मेघदूत में उज्जैन के प्रति विशेष प्रेम को देखकर कुछ लोग इन्हें उज्जैन का मानते हैं। अब कालिदास के जन्म के बारे में काफ़ी विवाद है। तो मेघदूत में उज्जैन के प्रति, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनका एक दूत काव्य मेघदूत भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो मेघदूत में उज्जैन के प्रति उनका विशेष प्रेम देखा गया, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि वे उज्जैन का रहने वाला था। तो साहित्यकारों के अनुसार कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ में भी मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास बिहार व उड़ीसा के रहने वाले थे। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी। अब कालिदास का परिचय पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग तो उन्हें उज्जैन का मानते हैं और संस्कृत साहित्यकार तो उन्हें कालिदास का जो जन्म है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ मानते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास का निवास स्थान बिहार का मधुबनी जिला का उच्चैठ था। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि कालिदास बिहार व उड़ीसा के रहने वाले थे। इसके अलावा एक धारणा बनी हुई है कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसे सच नहीं माना जा सकता कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई। ये एक माना जाता था कि लोग कहते थे कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी। अब कालिदास का जीवन देख लेते हैं। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक थे। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ व मूर्ख थे। कालिदास का प्रारंभिक जीवन अनपढ़ व मूर्ख का था। सभी जानते हैं कि कालिदास का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उन्हें अनपढ़ व मूर्ख क्यों समझा जाता था। एक कहावत है कि कालिदास एक बार पेड़ काटते हैं तो वो जिस डाली पर बैठे हैं वो स्वयं अपनी ही डाली को काट रहे हैं, इसलिए उनकी मूर्खता का यही परिचय दिया जाता है। अब कालिदास के जीवन की कथा देख लेते हैं। कालिदास के जीवन की कथा है। कालिदास का विवाह है विदोत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ। कालिदास का जो विवाह है वो विदोत्मा एक विदुषी थी, जो कि एक राजकुमारी थी, उनसे उनका विवाह हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विदोत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। ऐसा कहा जाता था कि विदोत्मा जो राजकुमारी है वो उसी से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। विदोत्मा एक बहुत निपुणी थी, जो शास्त्रार्थ में बहुत ज़्यादा निपुण थी, इसलिए वो अपने ही सुयोग्य वर तलाश कर रही थी। जब विदोत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विदोत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ करने का निश्चय किया। अब विदोत्मा ने जिन विद्वानों को हराया था वो विद्वान अपना अपमान समझकर
विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कर दिया जाए। तो वे विद्वान ऐसा निश्चय करके चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। अब विद्वान चलते चलते उन्होंने देखा कि एक वृक्ष दिखाई दिया उन्हें वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमार से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा। अब उन विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति को राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो। उस महामूर्ख व्यक्ति को विद्वान कहते हैं कि मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया। अब विद्वान क्या करते हैं कि उस मूर्ख व्यक्ति को स्वांग भेष बनाकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन वर्ती हैं। कालिदास को मौन धारण करने के लिए पहले ही कह दिया गया था, इसलिए वो भी अभी मौन वर्ती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया। इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। सभी विद्वान ऐसा निश्चय करके आए थे कि हम वाणी में उसका उत्तर देंगे। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी। अब विद्योत्तमा क्या करती थी कि मौन शब्दावली में भी वो कुछ गूढ़ प्रश्न पूछना चाहती थी, इसलिए जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। तो प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है। विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा, क्योंकि कालिदास की यहाँ पर बात मूर्ख व्यक्ति से हुई है, तो कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने दो उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। उन कपटी विद्वानों ने इस तरह से समझाया कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। तो राजकुमारी ने दूसरे पर्सन के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है। तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तो कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु, ये 5 तत्व हैं, ये अलग अलग हैं, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। उन कपटियों के द्वारा ऐसा कालिदास के इन संकेतों को जब वो कपटी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं तो अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती हैं। तो फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती हैं कि किमे तत्, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊट। उस समय विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ हैं। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। अब कालिदास को संस्कृत, विद्योत्तमा जब संस्कृत में पूछती हैं कि किमे तत् कौन है, तो परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊट।
इस ऊट शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाने के कारण ही वे आज इतने बड़े विद्वान बने थे। अब उस समय राजकुमारी विद्योत्मा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटा कर कहा, कपाटम उटाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। अब कालिदास जब अपने घर वापस आते हैं तो वो संस्कृत में उच्चारण करते हैं, कपाटम उडात्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। अब कालिदास जो है उन्होंने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके वाक्य को अपने काव्यों में भी जगह दी। और कुमार संभव का प्रारंभ होता है अरस्तुर्यश्याम दिशि से। मेघदूत का पहला शब्द है कश्चित कांता और रघुवंश की शुरुआत होती है वाघार्थव्यूह से। इसी तरह इन्होंने अपने वाक्यों में भी इनको स्थान दिया। अपने काव्य हैं जैसे कि कुमार संभव में उन्होंने पहला वाक्य यूज़ किया अरस्तु उत्तरश्याम दिशि। इसके अलावा मेघदूत था, मेघदूत महाकाव्य में भी उन्होंने पहला शब्द कश्चित कांता यूज़ किया। इसी के अलावा रघुवंश है तो रघुवंश में उन्होंने वाघार्थव्यूह से इन वाक्यों का यूज़ किया था। गाइस इसी के साथ आज का हमारी वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।